ऑलराइट, सो आज के लेक्चर का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करें वो है जेआईटी, एंड जेआईटी के बाद एबीसी इन मटेरियल। एबीसी जो है वो ओवरहेड का एक एडवांस भी है। ओवरहेड को एडवांस मैनर में अगर आप स्टडी करेंगे तो भी एबीसी आता है, जिसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। और मटेरियल का जो एबीसी है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, तो दोनों अलग अलग है। आज के लेक्चर में पहले जेआईटी अप्रोच थ्योरेटिकली, देन एबीसी, एंड देन एबीसी के ऊपर के सम्स। इज इट ओके? तो ये हमारी स्क्रीन पे जो है जेआईटी। जेआईटी इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट विथ एन अप्रोच टू हैव अ जीरो इन्वेंट्रीज इन स्टोर। मतलब कितना बच्चों आप ये देख सकते हो, डायनेमिक अप्रोच। क्यों? कि हमारे स्टोर में जीरो इन्वेंट्री रहेगी, फिर भी हमारा काम होता रहेगा। आप समझ पा, मतलब नाम पर सबको समझ रहा है क्या कि सर ये अप्रोच डायनेमिक है क्या? बिकॉज ये उतना फुल ऑफ रिस्क है, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मटेरियल शुड ओनली बी परचेस्ड व्हेन इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। आप तभी मटेरियल परचेस करेंगे जब उसकी प्रोडक्शन में जरूरत है, उसके सिवा इन्वेंट्री में स्टॉक में नहीं आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर हुआ? जेआईटी इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल। जेआईटी जो है कितने प्रिंसिपल पे बेस्ड है? दो। नंबर 1, प्रोड्यूस गुड्स ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तभी गुड प्रोड्यूस करो जब उसकी जरूरत है। यस। नंबर 2, प्रोडक्ट शुड बी डिलीवर्ड टू कस्टमर एट द टाइम ओनली व्हेन दे वांट। और जब कस्टमर को प्रोडक्ट की जरूरत है तभी वो प्रोडक्ट उसको डिलीवर हो जाना चाहिए। कस्टमर आएगा, राइट, हम उसके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, बना के रखेंगे, जब जरूरत है तब प्रोडक्शन होगा, कस्टमर की जब डिमांड है तभी प्रोडक्ट डिलीवर, ना उसके पहले ना उसके बाद। मतलब आ गया ये समझ में? जस्ट इन टाइम, सारी चीजें इन टाइम। समझ में आ गया क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड पुल और पुल थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। डिमांड पुल या फिर पुल थ्रू। अगर आप उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग लगाएंगे ना, डिमांड पुल, जो प्रोडक्शन को कौन पुल करता है? डिमांड। समझ रहे हो क्या? डिमांड पुल मतलब क्या? जो डिमांड के हिसाब से चल रहा है। डिमांड हुई तो प्रोडक्शन हो, मार्केट में डिमांड है क्या? प्रोडक्शन नहीं। समझ पा रहे हो मैं क्या समझा? राइट? इन दिस सिस्टम प्रोडक्शन प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट्स आफ्टर द ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट इज रिसीव्ड। जिस दिन ऑर्डर मिलेगा उस दिन प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ऑर्डर होने से पहले झंझट नहीं, प्रोडक्शन करने का नहीं। ऑर्डर मिला है ना, अब प्रोडक्शन करना चालू करो, राइट? बेस्ड ऑन द डिमांड प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स एंड द रिक्वायर्ड फॉर रॉ मटेरियल इज सेंट टू द परचेज डिपार्टमेंट फॉर प्रोसेस। क्या बोला बच्चों उन्होंने? कि जब भी डिमांड होगा, जब भी प्रोडक्ट डिमांड किया जाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा? स्टार्ट होगा, एंड द रिक्वायरमेंट फॉर रॉ मटेरियल इज सेंट टू द परचेज डिपार्टमेंट, एंड देन हम रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट किसको सेंड करेंगे? परचेज डिपार्टमेंट। सबको समझ में आ रहा है क्या? अगर आप देखेंगे तो अभी इंडिया में एक ऑटोमोबाइल कंपनी है किया नाम, जो एकदम फॉर्म में बराबर है ना बच्चों। लास्ट ईयर का उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने लास्ट ईयर तक कुछ इंडियन मार्केट में 3 लाख सेल्टॉस बेचे हैं। सही है ना? आज के तारीख में एक थेरोटिकल बोल के आप कभी भी उनके शोरूम जो उनको बोलो कि आपको एक गाड़ी बुक कर, उनका एक नया गाड़ी लॉन्च हुआ है किया कैरेंस करके, है ना? वो आपको कम से कम बोलेंगे सर वेटिंग पीरियड 6 महीने का, हम उसके नीचे आपको गाड़ी दे ही नहीं सकते। आप किसी को भी बोलो नहीं देंगे आपको। तो आपको क्या लगता है सर उनको क्या प्रॉब्लम है? उनको प्रॉब्लम गाड़ी देने में नहीं है, उनके पास गाड़ी है ही नहीं। आप समझ रहे हो क्या? मतलब उनका अप्रोच क्या है? जेआईटी। जिस दिन कस्टमर कॉल रहेगा ना, उनका जो मतलब एक मेरा क्लोज फ्रेंड है जो उनके साथ कहीं ना कहीं अटैच है उनके प्रोसेस में, तो उसका कहना क्या है? वो वीकली ऑर्डर प्लेस कर, मतलब फॉर एग्जांपल क्या हुआ पूरे इंडिया में इस वीक में कितने प्रोडक्शन कितने यूनिट्स बुक हुए? फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया में 5,000 यूनिट बुक हुए, तो वीक के एंड में इन्फॉर्म करेंगे 5,000 यूनिट्स आर बुक्ड। अब उनको पता है कि कैंसिल होने का प्रोपोर्शन कितना है? 5%। मतलब अगर 5,000 यूनिट बुक हुए ना, तो देन वो क्या करेंगे? जो उनको डिलीवरी पीरियड बोला गया है 6 मंथ्स का, उस 6 मंथ्स में उस प्रोडक्शन को क्या करेंगे? प्लान करेंगे अपने को इतने यूनिट्स इंडियन मार्केट के। समझ गया क्या? अब इसमें बच्चों जो एब्सोल्यूट इन्वेंट्री है या फिर जो कार है बट बेचे नहीं जा रही है, इसका प्रोपोर्शन कम होगा कि नहीं होगा? आ रहा है समझ में? दैट इज जेआईटी अप्रोच, राइट? बेस्ड ऑन द डिमांड प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट एंड रिक्वायरमेंट फॉर द रॉ मटेरियल सेंट टू द परचेज डिपार्टमेंट फॉर परचेज। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। कि ऑर्डर आने पर आगे की सारी चीजें चालू होगी। सबसे पहले डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट, मतलब उल्टा जा रही है बच्चों। आज तक हमारे दिमाग में क्या था? पहले बनाएंगे फिर बेचेंगे। अब नहीं। और ये अप्रोच एक्चुअल में बहुत डायनेमिक है।
बिकॉज इसमें मतलब आप एक टाइप ऑफ आप रिस्क ही ले रहे हो ना, बिकॉज कस्टमर को वेटिंग पीरियड में लेके आ रहे हो। बट क्या हुआ, जब ये कॉन्सेप्ट लाया गया तब ये कॉन्सेप्ट बहुत डायनामिक था, बट ओवर द पीरियड उसके फ्रूटफुल रिजल्ट लोगों के सामने, उनको पता चल गया अरे ये बहुत फायदा है। एक प्रोडक्ट कम बेचा जाएगा, कंपनी का अल्टीमेट एम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, अल्टीमेट एम क्या है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन करना है। एंड देन तो पैंडेमिक में तो बच्चों आपको पता है सबको क्या इश्यूज थे, उसमें तो फिर ये सिस्टम और फॉर्म में आ गई। समझ में आ रहा है क्या? सो पहले फाइनल प्रोडक्ट का डिमांड होगा, देन प्रोडक्शन स्टार्ट होगा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का। देन हम क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्शन की मटेरियल रिक्वायरमेंट है उसको परचेस डिपार्टमेंट को सेंड करेंगे, राइट। देन परचेस डिपार्टमेंट क्या करेगा, मटेरियल की ऑर्डर करेगा, राइट। एंड देन जो भी रॉ मटेरियल है वो सप्लायर आपको सेंड करेगा। मतलब जिस दिन आपके फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आए उसका पूरा की पूरा यूटिलाइजेशन आपके हाथ में है कि नहीं है, मेरे को इतना रॉ मटेरियल आने वाला है, मेरे को पूरा की पूरा यूज करना है। मतलब रॉ मटेरियल का एक्स्ट्रा स्टॉक आपके हाथ में होगा क्या, फिनिश गुड्स का एक्स्ट्रा स्टॉक आपके हाथ में होगा क्या, और यही जीआईटी का एप्रोच है मेरे बच्चों। अब इसके बाद में आप पेपर में कभी भी लिखो बच्चों, कोई टेंशन नहीं आएगा 5 मार्क के लिए। समझो, एक बार भी पढ़ा ना आपने जिंदगी में तो आपको पेपर में याद आ जाएगा जीआईटी का पर्पज क्या है। सबको क्लियर हो गया? मूविंग अहेड, इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। और अब हम इन्वेंट्री कंट्रोल के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज सर मटेरियल में हमने ये देखा कि इन्वेंट्री का कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इन्वेंट्री अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो अननेसेसरी मेरा फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कॉम्प्रोमाइज होगा, ज्यादा होगा, जिससे मेरे सेल के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। तो सर इन्वेंट्री को तो कंट्रोल करना जरूरी है। आपने कई सारे तरीके भी बताए, सर आपने ईओ क्यों बताया, उतना ही परचेस करो। सर आपने हमें मैक्सिमम लेवल पढ़ाया, सर आपने हमें मिनिमम लेवल पढ़ाया, सर आपने हमें डेंजर लेवल के बारे में बताया कि भाई आउट ऑफ स्टॉक जाके भी नहीं चलेगा। ये सारी चीजें ठीक है, बट सर क्या हम इन्वेंट्री को लेवल के अलावा कोई दूसरा तरीका है क्या? लेवल तो ठीक है कि हर एक इन्वेंट्री का मैक्सिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, यस ये तो ठीक है। पर सर और कोई तरीका है जिसको हम इन्वेंट्री को इफेक्टिवली कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं? यस, जिसका नाम है एबीसी एनालिसिस। ओके, क्या है एबीसी एनालिसिस, इसको हम अभी आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले एबीसी एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को जब आप एबीसी एनालिसिस से कंट्रोल करेंगे तो बच्चों आप क्या करने वाले हो, इन्वेंट्री की क्वांटिटी और उसकी वैल्यू, दोहरा रहा हूं, इन्वेंट्री की क्वांटिटी और उसकी वैल्यू, ये दोनों चीज देखेंगे सारे इन्वेंट्री की। क्यों देखेंगे, आई एम गोइंग टू कम टू दैट। सेकंड क्लासिफिकेशन है फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग, कि कौन से आइटम फास्ट मूविंग है, कौन से आइटम और कौन से आइटम नॉन मूविंग है, मतलब जो समझ में आ रहा है क्या, एक वो भी पॉसिबिलिटी। वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल जो हमारे पास रहना जरूरी है, इसेंशियल ये जरूरत में आता है, एंड डिजायरेबल मतलब जो होने चाहिए, डिजायरेबल होने चाहिए। अभी इंपॉर्टेंट है क्या पता नहीं, बट ऐसे लग रहा है होने चाहिए, राइट। एंड हाई, मीडियम एंड लो, जो इन्वेंट्री हाई प्राइस है, जो इन्वेंट्री मीडियम प्राइस है और जो इन्वेंट्री लो प्राइस है, उसको इस सबसे कंट्रोल करें। फिर सर एक्चुअल प्रैक्टिस में आप किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, ये चारों अलग अलग मेथड है ना। कुछ मेथड बोल रहे हैं फास्ट एंड स्लो मूविंग के हिसाब से कंट्रोल रखो, कुछ बोल रहे सर आप प्राइस के हिसाब से कंट्रोल रखो, जो हाई प्राइस है उसको ज्यादा ख्याल रखो, जो लो प्राइस है उसका कम ख्याल रखो। कुछ लोग बोलते सर एबीसी करो, तो चलो ठीक है। सबसे सक्सेसफुल जो एक सिस्टम है ना वो एबीसी है। क्यों एबीसी है, इसको अभी उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, exercising discriminating control over different item of inventory on the basis of investment involved। क्या आपके पास जितनी भी इन्वेंट्री रहेगी उसमें ये चेक करो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्ड। यूजुअली द आइटम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, और 90% केसेस में ऐसे होने वाला है कि आप जब क्वांटिटी और इन्वेस्टमेंट देखेंगे ना, क्या बोला मैंने आपको, क्वांटिटी और इन्वेस्टमेंट, तब आपको भी समझ में आएगा कि आपके बिजनेस में है ना 3 तरीके के इन्वेंट्रीज है। कितने तरीके के, 3, जिसमें सबसे पहले आता है कैटेगरी ए। क्या आता है, कैटेगरी। फिर सर 3 तरह के इन्वेंट्रीज है, तो कैटेगरी ए मतलब क्या, कैटेगरी बी मतलब क्या, कैटेगरी सी मतलब क्या, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। कैटेगरी ए, दिस कैटेगरी ऑफ आइटम कंसिस्ट ऑफ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज इन क्वांटिटी। मतलब आपके पास जितनी भी टोटल इन्वेंट्री रहेंगे ना, कैटेगरी ए जो होगा ना वो ज्यादा से ज्यादा 10% होगा,
मतलब अगर आप क्वांटिटी निकालेंगे ना, मान लो आपको आपके पास सारे मटेरियल मिला के 1 लाख की क्वांटिटी, कितने यूनिट्स हैं? मतलब मटेरियल, सारे मटेरियल एक्स वाई जेड जितने भी सारे मटेरियल है, उसकी जो टोटल क्वांटिटी होगी उसका क्वांटिटी में कितना प्रोपोर्शन होगा? ओनली 10%। बट इन्वेंट्री की जो टोटल वैल्यू है ना, उसमें 70% है। मतलब समझ में आ रहा है क्या? लो क्वांटिटी हाई वैल्यू, मतलब वो स्पेस कितनी कंज्यूम कर रहे? 10%। स्पेस कितनी कंज्यूम कर रहे? 10%। पर उनका वैल्यू कितना है टोटल? आप मुझे बताओ, ये पते की बात है कि नहीं है? फिर इनका खास क्या है? बिकॉज वो दिखते हो दिखेंगे एक छोटी जगह में, बड़े आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू को बहुत ज्यादा हद तक डिस्टर्ब कर सकते हैं अगर आपने उसको ठीक से कंट्रोल नहीं किया तो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ पा रहे हो क्या समझा रहा हूं? ध्यान दो। बट इट रिक्वायर्स अ हेवी इन्वेस्टमेंट अबाउट 70% ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यू बिकॉज ऑफ देयर हाई प्राइस और हेवी रिक्वायरमेंट ऑफ, बट उसकी क्वांटिटी कम है बट प्राइस, और इसलिए उसमें लगने वाली इन्वेस्टमेंट हाई आई कि नहीं आई? राइट? Atom under this category can be controlled effectively by using a regular system which ensures neither overstocking nor shortage of material for production. और इसीलिए क्या है, ये जो कैटेगरी आप मुझे तो सबसे ज्यादा धन आप किसके पास देंगे? बिकॉज इसका ओवर स्टॉक हो गया तो इन्वेस्टमेंट फालतू में बढ़ जाएगी, और अगर इसका स्टॉक मतलब आपको कम रह गया तो ये इसकी वैल्यू कितनी? 70% है क्या? मतलब ये मेरे फिनिश प्रोडक्ट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट बोल के आएगा कि नहीं आएगा? बिकॉज सर ये सबसे महंगा रॉ मटेरियल, मतलब ये मेरे प्रोडक्शन में मैटर करेगा कि नहीं करेगा? ज्यादा मैटर करेगा। मतलब सर आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो भी गड़बड़ है, और अगर इसका ओवर स्टॉक हो गया तो भी सर इसको इसके पास पहले। समझ में आया क्या? मैं इसको बोलता हूँ शादी में आया हुआ जवाई। आप समझ गए मैं क्या समझा? भाई ये गड़बड़ करेगा ना तो पूरा माहौल खराब हो, रखते ना दावे लक्ष्य ठेवतो का जीजू है किसी को याद है ना, पहले उनका ध्यान रखते, वो नाराज नहीं होनी चाहिए। क्यों रखते पता नहीं, बट रखते तो रखते, ठीक है ना, अच्छी चीज है। बिकॉज आपको होता है बहुत बार, आपने कभी सिनेरियो देखा नहीं देखा पता नहीं, जावाई नाराज गंडला विषय, शादी का एक माहौल 1 घंटे के लिए डिस्टर्ब, तो कैटेगरी क्या बोलने का बच्चों को समझ में आ रहा है? हम सब लोग कैटेगरी सी में आते हैं। आए आए ठीक समझ रहे हो? सो कैटेगरी ए मीनिंग क्लियर हो गया क्या? उसका खास ख्याल रखना है, सही है? The stock of material are controlled by fixing certain level like maximum, minimum and reorder. तो जो भी मैक्सिमम लेवल है, मिनिमम लेवल है, रीऑर्डर लेवल है, इसका खास ख्याल कैटेगरी ए के साथ रखना, बिकॉज ये क्वांटिटी में कम है और उसकी वैल्यू ज्यादा है। बी कैटेगरी, दिस कैटेगरी ऑफ आइटम is relatively less important, that may be 20% of the total item of material handled by the store and investment is also 20%। मतलब ये जो कैटेगरी बी है ये क्वांटिटी में कितना परसेंट आती है? 12। अब आप बोलेंगे सर एग्जैक्ट 20 कभी नहीं होता है बच्चों, बस एक टेंटेटिव वैल्यूज है। मतलब क्वांटिटी में भी अपना शेयर 20% रखेगी और वैल्यू में भी अपना शेयर कितना रखेगी? 20%। समझ में आ रहा है कि मतलब क्वांटिटी भी उनकी कितनी परसेंट है और उनकी वैल्यू भी इन्वेंट्री की कितनी? 20%। इसलिए उनको कैटेगरी बी में रखा गया। In the case of this atom, as the sum involved is moderate, the same degree of control as applied in category of atom is not warranted। अब क्या है बच्चों, जितनी हेवी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी ए में इन्वॉल्व थी उतनी बी में इन्वॉल्व है क्या? इसलिए इनका ध्यान रखो, नहीं ऐसा नहीं, बट जितना ध्यान आप कैटेगरी ए का रख रहे हो उससे थोड़ा कम कंट्रोल रखा तो भी चलेगा। आप बोलेंगे बट सर सारे इन्वेंट्री के ऊपर एक जैसा कंट्रोल क्यों नहीं? बच्चों प्रॉब्लम क्या बताइए, स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप आपकी पूरी ताकत सारे इन्वेंट्रीज में लगाएंगे ना, तो जितना जस्टिस कैटेगरी ए को देना चाहिए ना उतना नहीं लगेगा। तो अगर आपको पहले से बताए कि ज्यादा ध्यान किधर दिया जाना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली बच्चों वो आपको और कॉस्ट सेव करने में हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए कैटेगरी बी के पास ध्यान दो, बट जितना इफेक्टिव कंट्रोल आप कैटेगरी ए के ऊपर सारी चीजें कर रहे हो उससे थोड़ी कम चीजें अगर आपने बी के लिए की तो कोई फर्क गिरने वाला नहीं, बिकॉज उसके ऊपर मान तो थोड़ा इम्पैक्ट आया भी तो डिस्टर्ब नहीं करे, बिकॉज वो ऑलरेडी है कितना? 20%। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मूविंग अहेड, the order for the items belonging to this category may be placed after reviewing their situation periodically। और आप इसको periodically चेक करो और उसके हिसाब से अगर आप उसके ऑर्डर देते हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आपको कैटेगरी ए की बात करें तो देन उसका रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल मैंने प्रॉपरली सेट करके, तो इसमें एक दिन का भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब आते कैटेगरी सी के ऊपर। कैटेगरी सी मतलब क्या होता है बच्चों? क्वांटिटी
70% वैल्यू। समझ में आ गया क्या? गेटिंग? हाँ। जिनको टाइम पे बुलाते कि नहीं, क्या हो, एक बार सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करके आए ठीक, नहीं आए कोई फर्क नहीं गिरता। समझ में? 70% ऐसा ही है ना, प्रैक्टिकली सोचो। अब आप मुझे बताओ, अगर सारा ध्यान इस 70% की तरफ लगाया गया, जो जिसकी क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी, और वैल्यू कितनी है, मतलब आप गलत जगह पर मेहनत ले लो। एक्सेप्टेड? गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, right? So this category of item does not require much investment. It may be about 10% of the total inventory value, but they are nearly 70% of the total item handled by the stores. की quantity में वो 70% है, but value उसका सिर्फ कितना है, 10% है. For this category of item, there is no need of exercising control, constant control. Order for items in this group may be placed either after 6 months or once in a year. मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि इसको ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता तो चलेगा? अरे क्या फर्क गिरेगा, 10% इन्वेस्टमेंट और 70% इन्वेंट्री। आप उसका ध्यान रखने जाओगे ना तो यू विल एंड अप इंकरिंग हाई कॉस्ट, बिकॉज उसकी 70% इन्वेंट्री, उसके ऊपर आप कंट्रोल लाने की कोशिश करोगे तो आपको 70% इन्वेंट्री पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, समझ पा रहे क्या बच्चों? तो इससे अच्छी इसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल रखो, नहीं ऐसा नहीं, बट उसको इफेक्टिव कंट्रोल की जरूरत नहीं है। साल में 6 महीने में एक बार परचेस कर दो, उसको रहने दो, बिकॉज ऐसे भी वो कितना मैटर कर रहा है, 10%। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? ऑर्डर फॉर आइटम इन दिस ग्रुप में बी प्लेस आइदर आफ्टर 6 months or once in a year after ascertaining consumption requirement. In this case, the objective is to economize on ordering and handling cost. फायदा क्या होगा, कैसे भी इसकी वैल्यू 10% ही है, मतलब इसका कैरिंग कॉस्ट कम रहेगा। सिंपल है ना, बिकॉज वो हार्डली 10% है मेरे टोटल इन्वेंटरी का वैल्यू का। बट अगर हम इसकी क्वांटिटी एक साथ परचेस करेंगे तो क्या मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट में थोड़ा सा डिस्काउंट और बेनिफिट अचीव हो सकता है क्या? तो ऐसे भी इसका कैरिंग कॉस्ट कम है ना, तो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और बचाने की कोशिश करो बाय प्लेसिंग ऑर्डर आइदर वंस और ट्वाइस। सबको समझ में आ गया? सो दिस इज ABC एनालिसिस। क्या क्या सबको समझ में आया क्या? कैटेगरी A, कैटेगरी B एंड कैटेगरी C। आर यू ऑल गेटिंग गाइस? 8 लोगों को समझ में आ गया क्या? ओके okay? अब सर अगर हमें कैटेगरी ABC बनाना है तो हम कैसे बाइफर्केशन करेंगे? अब पहले ये चीज दिमाग से निकाल दो कि सर कैटेगरी है मतलब एग्जैक्टली 10% क्वांटिटी और 70% वैल्यू, जिंदगी में मैच नहीं होगा। अरे एक्चुअल डेटा ऐसे कि सब परफेक्टली मैच कर सकते हैं, बट रफली तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ना। समझ में आ रहा है क्या? सो अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक पूरा डेटा दिया है, क्या है क्या अपना जो अभी सम चल रहा है उसमें पूरा डेटा है क्या? एबीसी एनालिसिस का जो सम आपके नोट्स में मतलब यहाँ पे स्क्रीन पे है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ड्रॉ अ प्लान ऑफ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल, है क्या? तो एबीसी वैरायटी के नीचे जो दिया हुआ सम है उसमें उन्होंने देखो कुल मिला के कितने आइटम दिए, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप मुझे बताओ। ये सिस्टम पढ़ाने के लिए मैंने आपको एक भी फॉर्मूला पढ़ाया क्या? इसलिए मैंने क्या बोला, इसमें फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिवाइडिंग है। तो अब आपको क्या करना है, ये 12 आइटम है, 12 आइटम की क्वांटिटी चेक करो कितनी है। 7000 है, 4000 है, 1500 है, 29000 है, 10000 है, 40000 है, 60000 है, 13000 है, 10000 है, 29000 है, 11500 और 4000 है। यस और नो? और उसका यूनिट कॉस्ट भी आपको दिया है क्या? चेक करो। अब गिवन यूनिट कॉस्ट एज वेल, राइट? दिया है कि नहीं दिया? अब आपको क्या करना है, इसमें से कितने यूनिट्स कैटेगरी ए में जाएंगे, कितने यूनिट्स कैटेगरी और कितने यूनिट्स कैटेगरी, बट कैटेगरी ए बी सी को क्लासिफाई करने के लिए उसका क्वांटिटी वाइज परसेंट भी चाहिए और वैल्यू वाइज परसेंट भी चाहिए। मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वांटिटी वाइज भी और चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो चेक करो। उन्होंने सबसे पहले, मैं मतलब कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। देखो उन्होंने सबसे पहले क्वांटिटी वाइज परसेंट निकाले क्या, जरा चेक करो। सर बट क्वांटिटी वाइज परसेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप टोटल यूनिट्स लेंगे क्या? कैलकुलेटर आप सबके पास है ना? देखो चलो सब लोग टोटल यूनिट्स लो, कितने सारे यूनिट्स मिला A to Z स्टूडेंट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन फास्ट। सारे यूनिट्स लिए, राइट? कितने है सारे यूनिट्स मिला के? 2 लाख। सारे यूनिट्स मिला के 2,19,000 आए क्या? एग्रीड? अब मुझे बताओ
यूनिट वन कितना है 7,000 है, 2,19,000 टोटल यूनिट है, यूनिट वन 7,000 है, तो वो यूनिट वन कितना परसेंट है क्वांटिटी का? मेरा क्वेश्चन समझ में आएगा? ओके, अब आप ठीक से सुनना, मैंने आपको क्या चीज पढ़ाई। अब आपको क्या करना है, उसका परसेंट निकालना है। सिर्फ पेपर में ऐसा हो सकता है कि टाइम बहुत जाएगा, तो आप उसका बेस कॉमन कर सकते हो कि कैसे करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 2,19,000 बराबर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। समझ में आ गया क्या? पहले क्या है, क्या है आंसर? 0.03। ये प्रोपोर्शन है क्या? मतलब इसको अगर आप परसेंट में कैलकुलेट, अगर आप हर बार इंटू 100 करेंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। ये क्या है 0.03196 है क्या? मतलब ये 3.19% है क्या? तो लिखते हो आप क्या लिखेंगे? 3.19%। बट इससे फायदा क्या होगा? अब जब मैं सेकंड वैल्यू लूंगा ना, तो मुझे बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। 1 डिवाइडेड बाय इंटू, अब क्या है सेकंड वैल्यू कितना 4,000 है क्या? सिर्फ कैलकुलेट 4,000 इज इक्वल टू आया क्या? मतलब आपके टाइम कितना सेव होने समझ में आ रहा है? हर बार वही 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 करने मतलब नहीं है। ये था 0.018 मतलब 1.83 या फिर 1.82 आया क्या? सबका आंसर समझ में आ रहा है? जो चौक 4 डेसिमल तक लिया, 4 डेसिमल तक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके आगे 1500 0.006 मतलब कितना आएगा? 0.6849। यस और नो? चलो आगे की वैल्यू बताओ। 29,000 13.2420। यस और नो? 10,000 4.5662। क्या बात? 40,000 18.2648। यस और नो? 7,000 27.3973। 13,000 5.9361। यस और नो? 10,000 4.5662। यस और नो? अगेन 29,000 13.2420 and 11,500 5.2511. Yes or no? And 4,000 1.8265 है समझ में? मतलब हर एक मटेरियल का क्वांटिटी वाइज कितना परसेंट है आपको समझ में आ गया? एनी डाउट एनी कंफ्यूजन? हर एक मटेरियल का क्वांटिटी वाइज कितना परसेंट है सबको समझ में आ गया क्या? शुड वी प्रोसीड गाइस? बढ़े आगे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर जी उन्होंने देते हो अपने को यूनिट कॉस्ट दिया और अपने को परसेंट कॉस्ट का निकालना है कि टोटल वैल्यू का निकालना है? मेरे इन्वेंट्री के टोटल वैल्यू में कितना परसेंट मैटर करता है, आप समझ रहे हो? तो ये जो उन्होंने यूनिट कॉस्ट दिया है वो एक का है ना, यूनिट मतलब सिंगल। पहले आपको एटम 1 से लेकर एटम 12 तक सबकी इन्वेंट्री वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्या? एंड देन टोटल इन्वेंट्री वैल्यू में उसका इन्वेंट्री वैल्यू कितना परसेंट निकालते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सो पहले की अभी चलो मटेरियल का क्वांटिटी का सब हो गया। चलो वैल्यू निकालना चालू करो। 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 4.450 31,150। समझ पा रहे हो क्या? चलो सारे वैल्यूज मैच हो रही है चेक करो। सारे वैल्यूज मेरे स्क्रीन पे मैच हो रही है चेक करो और करो A to Z चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। हुआ? अरे सिर्फ वैल्यू निकाली हो गया क्या? साथ में अपने टोटल वैल्यू निकाली क्या? कितने लोगों ने साथ में निकाली टोटल वैल्यू?
बाकी लोग वापिस वही। अब अरे मेमोरी प्लस करते जाओ ना, काम से वो करो। मेमोरी प्लस करते जाएंगे तो वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसके आगे ध्यान रखना, मेमोरी प्लस का यूज करना ताकि आपको एक साथ एडिशन में मिल जाए। चलो ठीक है, कितना है एडिशन? मतलब टोटल मेरी इन्वेंटरी वैल्यू 35577 या है कि नहीं है? एंड अब मुझे देखना है हर एक इन्वेंटरी वैल्यू में कितना परसेंट है। समझ में आ गया था? हर एक इन्वेंटरी वैल्यू में कितना परसेंट है। चलो पहले इन्वेंटरी की वैल्यू सेम वैसा करेंगे क्या बच्चों? 1 डिवाइडेड बाय 35577 बराबर है क्या? मल्टीप्लाई पहले क्या आएगा? 31 से 150 8.7556 यस और नो? आया कि नहीं आया बच्चों? आंसर आ रहा है क्या? 8.7556 ठीक है। आया क्या आंसर सबका? सेकंड निकालो चलो। 76,560 21.5195 बराबर है क्या? सबका आ रहा है क्या बच्चों? आर यू विद मी गाइस? ओके मूविंग अहेड। क्या है आगे? 13,350 3.7524 बराबर है क्या? 5220 1.4672 81,900 23.0204 18,000 5.0594 10,800 3.0357 बराबर है क्या? 12,740 3.5810 095 है ना, तो 9 का टाइम करो। समझ में आया क्या? सेट आगे बताओ। 2050.5762 बराबर है क्या? 10,440 2.9345 बिकॉज वो आगे 7 है ना। 72,680 20.4289 बराबर है क्या? एंड 20,880 5.868 ये 90 कर दो ना, 5 कर दो। आगे के वैल्यू में कितना परसेंट है? आप मुझे बताओ। सबसे पहले आप लोगों को ये बाइफर्केशन समझ में आएगी जो मेरे स्क्रीन यहाँ तक सबको क्लियर है? बिकॉज आपको 10 मार्क देने वाला, नसीब अच्छा है तो बात करते हैं। याद आ गया? एंड नाउ यू टेल मी, 2 मिनट का पूरा टाइम है, कोई टेंशन नहीं। आपने खुद ने ये कैलकुलेशंस किए ना। आप सब लोग ठीक से देखो कि सर ऐसा कौन सा आइटम है नंबर 1 पे जिसकी क्वांटिटी सबसे कम है और वैल्यू परसेंटेज हाई। आप समझ पा रहे हो क्या बच्चों? अब प्रॉब्लम ऐसा है, देखो इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आपको बताया होगा। सर जरूरी नहीं हमेशा ऐसे होगा कि जिसकी क्वांटिटी सबसे कम है उसका प्रोपोर्शन वैल्यू प्रोपोर्शन सबसे होगा, ऐसा जरूरी। तो सर फिर पेपर में हम कैसे करेंगे? अभी तो ठीक है, अभी तो बुक के हिसाब से ले लेंगे पेपर में। मैं बच्चों को सजेस्ट क्या करता हूँ, गो फॉर क्वांटिटी वाइज। मतलब क्या? सबसे पहले वो आइटम ढूंढो जिसकी क्वांटिटी प्रोपोर्शन सबसे कम है। बराबर है क्या? चेक करो जरा से कौन से आइटम जिसका क्वांटिटी प्रोपोर्शन कम है। स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई गड़बड़ नहीं। थर्ड एक है, ओके। अब उसके बाद में उसकी वैल्यू चेक करो। मतलब मजा नहीं। आप अंदाजा लगा पा रहे हो क्या? बिकॉज ये जजमेंटल है ना, आपको डिसाइड करना है। इसको फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला तो आंसर फाइनाइट हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं। पर सर ठीक है, थर्ड की क्वांटिटी के मतलब उसका वैल्यू प्रोपोर्शन भी 3% है, तो वो मैटर नहीं करेगा हमारे लिए। हमारे लिए क्या मैटर करेगा कि जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 20-25%, 30%, तब जाके वो आइटम 70% बना सकते हैं ना, 2-4 मिला के। समझ में आ रहा है क्या? तो और कोई ऐसा दिख रहा है क्या? अगर आप ठीक से देखेंगे ना बच्चों, तो थोड़ा सा इजी करने के लिए ना 3 आइटम ऐसे है कि जिसका वैल्यू प्रोपोर्शन 20% के ऊपर है क्या? वो कौन से जरा बताओ मेरे को। एक है सेकंड, उसके बाद में एक है राइट और एक है। अब एक काम करो, आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि सर ये तीनों का जो वैल्यू प्रोपोर्शन है ये ऑलमोस्ट 65% पे पहुंच गया। अब उसका है ना क्वांटिटी देखो कितना परसेंट, तीनों का मिला के क्वांटिटी कितना परसेंट है देखो। आपको समझ में आ गया मेरा क्वेश्चन क्या? तीनों का मिलके क्वांटिटी कितना प्रोपोर्शन है देखो।
11.643, ये मेरी कैटेगरी है, बात खत्म। बिकॉज ये तीनों ने मिला के कितना परसेंट वैल्यू कवर किया? ऑलमोस्ट, देखो ना, एग्जैक्ट ऐड करेंगे तो कितना आ रहा तीनों का वैल्यू प्रोपोर्शन? नहीं आप क्वांटिटी बता रहे हो, वैल्यू प्रोपोर्शन चाहिए एग्जैक्ट। मतलब सिर्फ तीनों मिला के क्वांटिटी में 10 to 11% है और वैल्यू में 70% के करीब पहुंच गए क्या? बात खत्म। These all three items are category A। आया समझ में? सबको क्लियर हो गया क्या? okay? अब उसके बाद में कौन सा आइटम है जरा चेक करो वैल्यू वाइज। वैल्यू वाइज जरा चेक करो। वैल्यू वाइज मेरे को एक लग रहा है वो डायरेक्ट 8.7% वाला, वो है कैटेगरी सॉरी मटेरियल नंबर 1, बराबर है क्या? यस और नो? अब ये तो तय है कि मटेरियल नंबर कौन सा बच्चों? मटेरियल नंबर 2, मटेरियल नंबर 5 एंड मटेरियल नंबर, ये चला गया कैटेगरी में बिकॉज इन्होंने 10% का भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया और इन्होंने वो कितना 60/70 वाला सेटिस्फाई, एग्जैक्ट तो नहीं होगा। अब मुझे ना सेकंड कैटेगरी में क्या चाहिए? क्वांटिटी 20%, राइट, और वैल्यू भी परफेक्ट तो नहीं आएगा पर आसपास आ सकता है ना, चेक करो। ये तीन जो थे, इसके बाद में हाईएस्ट कौन से? एक फर्स्ट है, उसका वैल्यू प्रोपोर्शन ऐड करो 8.7557 मंजूर प्लस 12 का है, 12 है क्या? 5.8690 बराबर है क्या? उसके बाद में क्या है? 6 कितना है? 5.0594, ऑलमोस्ट हम 20% तक पहुंच गए, ऑलमोस्ट 20% तक पहुंच गए, है ना? बट अभी डिफाइन मत करो कि सर ये तीन ही आइटम कैटेगरी में मिलेंगे। वेट, इसका वैल्यू, इन तीन आइटम का वैल्यू 20% आ गया है, इसका क्वांटिटी जरा चेक करो कितना, मतलब समझा मैं क्या चाहता हूँ? क्वांटिटी प्रोपोर्शन ऐड करो। Are you getting? I repeat, category 1, category 6 and category 12. 20, बात खत्म। मतलब ये 23% क्वांटिटी है और ये वैल्यू में ऑलमोस्ट 19.6 है, मतलब 20% मैटर कर रहे हैं क्या? कैटेगरी बी क्लासिफाई। आप बोलेंगे सर मॉड्यूल का, देखो मॉड्यूल का एक कैटेगरी मतलब एक एडिशनल मटेरियल कैटेगरी बी में है तो उससे आंसर कोई फर्क गिरने वाला नहीं है बिकॉज ये फॉर्मूला ओरिएंटेड नहीं है। इट इज ऑल अबाउट योर एग्जैक्ट, इट इज ऑल अबाउट योर एनालिसिस कि आपको क्या लगता है। और अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑलमोस्ट मैच हो गया क्या कि सर कैटेगरी बी में 23% क्वांटिटी के आइटम 20% वैल्यू क्रिएट कर, उसको कैटेगरी बी में रखो। अब रहा हुआ, अब उसको गिनने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो किस में जाएंगे? सी में जाएंगे। रेलवे सारे आइटम किस में जाने चाहिए? सी। सबको क्लियर हो गया क्या? राइट, मॉड्यूल में ज्यादा से ज्यादा एक आधा आइटम इधर उधर वो कर सकते हैं बट आपने अगर पेपर में जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया लिखा बात करते हैं, पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। एक बार उनका क्लास सेशन चेक कर दे। ओके, सिर्फ उन्होंने देखो क्या किया, बी में और एक आइटम ऐड किया क्या, बाकी सारी चीजें एज इट इज है क्या? बिकॉज उन्होंने वो सॉल्यूशन दिया करके हम उसी को फॉलो करेंगे ऐसा बच्चों नहीं, आपको आइडिया आ गया कि कैसे करना है। अब सर उन्होंने बेस क्या रखा, अब हम उनका चेक कर। उन्होंने क्या रखा है कि जिसकी वैल्यू, वैल्यू कैसे कंसीडर किया देखो जरा, उन्होंने जिसकी वैल्यू 50,000 के ऊपर है वो ए के ऊपर, 13,000 से 50,000 और 13,000 के नीचे। आप उल्टा करो ना, आपको जिसमें मैंने पढ़ा क्लियर हो गया ना। अब आप देखो आपकी कौन सी ए आइटम तो आपके ऑब्वियसली 50 के ऊपर है, आपके बी का बेसिक क्राइटेरिया चेक करो ना कितना। बी में जो लास्ट आइटम है वो कौन सा है बच्चों? आपके बी कैटेगरी में जो लास्ट आइटम है वो कौन सा है? आइटम नंबर चेक करो, आइटम नंबर 6 लास्ट में आया था क्या? उसकी वैल्यू कितनी है? वैल्यू 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 18,000 है। तब बोलेंगे सर 18,000 के ऊपर कैटेगरी बी, 18,000 के नीचे कैटेगरी सी। आपको समझ गया? इट इज ऑल अबाउट जजमेंट। तो आप ये नहीं बोल सकते सर उन्हीं का बराबर या फिर अपना बराबर। उन्होंने 13,000 बेस कंसीडर किया, 18,000। बट आपने अगर ऐसे बाइफर्केशन किया जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो
उनका जो प्रोपोर्शन है उसको भी मैच कर। आया समझ में? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बिंदास बताओ। ये सब पूरा समझ में आ गया क्या? पक्का? मतलब एबीसी का ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आपको एबीसी कैसे किया जाएगा समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, ठीक है सर आपने एबीसी पढ़ाया, सिस्टम हमके हमारे समझ में आ गया सब ठीक, बट क्या ये सिस्टम सच में आपको लगता है क्या कि अपना पर्पज सेटिस्फाई करेगी या फिर इसके कुछ फायदा होगा? सिस्टम तो पढ़ लिया, सिस्टम के जो प्रिंसिपल है वो भी पढ़ लिया, बट ये सिस्टम जो है ये बेनिफिशियल है क्या? आर यू ऑल गेटिंग माय क्वेश्चन? मतलब सर अगर इतना बड़ा सिस्टम है तो कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होंगे तभी जाके सिस्टम बना, और इसीलिए उन्होंने थ्योरेटिकली एडवांटेजेस ऑफ एबीसी एनालिसिस दिए हैं क्या? दिए क्या बच्चों? So let us try to understand this in a very short manner. The advantages of ABC analysis are the following. Number one, continuity in production. It ensures that without there being any danger of interruption of production for want of material or store, minimum investment will be made in inventories of stock of material or stock to be kept. इससे क्या होगा बच्चों, जब आपको आपके एबीसी कैटेगरी के आइटम पता चलेंगे तो आपकी प्रोडक्शन कभी भी डिस्टर्ब होगी नहीं, बट फिर भी हम कम से कम इन्वेंटरी में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन अचीव कर सकते हैं, बिकॉज अपने को पता है ना कौन से मटेरियल को ज्यादा रखना है, कौन से मटेरियल को जेआईटी अप्लाई करना है। जेआईटी के लिए यूजफुल है ना, इसमें से आप जेआईटी किसके लिए अप्लाई करेंगे? मटेरियल ए के लिए, बिकॉज वो बहुत वैल्यू ओरिएंटेड है। वो अगर 8 दिन पे एक्स्ट्रा आ गया तो 8 दिन के लिए उसका कैरिंग कॉस्ट है। समझ में आया? नंबर 2, लोअर कॉस्ट. The cost of placing order, receiving goods and maintaining stock is minimized, especially if the system is coupled with the determination of proper economic order quantity. अगर आप एबीसी के साथ ईओक्यू को भी फॉलो करेंगे तो शायद क्या होगा, आपके बिजनेस का जो मटेरियल कैरिंग कॉस्ट है वो भी कम होगा, ऑर्डरिंग प्रॉपर होगा, राइट? ओवरऑल आपकी जो मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट है वो क्या होने वाली है? कम होने वाली है, बिकॉज आपको अंदाजा आएगा कौन से मटेरियल पे ज्यादा ध्यान देना है और कौन से मटेरियल को आप एक साथ ऑर्डर करके स्टोर कर सकते हो. Less attention required. Management time is saved since attention need to be paid only to some of the item rather than all the item. बराबर है क्या? Automatically concentration divert होगा ना. मैनेजमेंट हमेशा सबसे पहले किसका ध्यान रखेगी? पहले मैनेजमेंट को पता नहीं था कौन इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट सबको ध्यान दे रही थी. फिर मैनेजमेंट को पता चला अरे इसका ध्यान रखेंगे ना तो अपना 90% काम हो जाएगा. फिर मैनेजमेंट ने क्या किया? कैटेगरी क्या अपना फोकस बढ़ाया क्या? हमें पता है कैटेगरी ए मैनेज अगर हो गया तो ऑटोमेटिकली अपनी जो प्रॉब्लम्स है फिर अपनी जो कॉस्ट है वो बहुत हद तक सेव हो सकती है. सो इट विल हेल्प, ओके, what we can say, to have some dedicated and specific attention towards those material which are really very important. Getting what I'm saying? So some of the items other than all the items, as would be the case if the ABC system was not in operation. अगर ABC सिस्टम ऑपरेशन में नहीं होता तो शायद हम सबको इक्वल ध्यान देते जिसकी जरूरत नहीं. वेस्ट ऑफ एनर्जी है ना, मतलब आप आपके रिसोर्सेज क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो. कि जो मटेरियल की बच्चों लेवल क्वांटिटी 70% और वैल्यू 10% है उसको ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए क्या? मतलब आप एनर्जी 70% वेस्ट करोगे किसके लिए? 10% वैल्यू बचेगा कितना? एंड लास्ट, सिस्टमैटिक वर्किंग. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द एबीसी सिस्टम, much of the work connected with the purchase can be systemized on a routine basis to be handled by the subordinate staff. अब अगर कैटेगरी ए का मटेरियल तो आप उसको एकदम ट्रेंड स्टाफ रखेंगे क्या कि भाई कैटेगरी है उसके लिए प्रॉपर आदमी चाहिए, उसकी इंस्पेक्शन के लिए प्रॉपर आदमी चाहिए, उसके स्टोरेज के लिए एक स्पेशल जगह चाहिए, बट सेम चीज आप कैटेगरी बी और सी के लिए करेंगे क्या? आप बोलेंगे ठीक है यार इसके साथ थोड़ा सा इधर उधर भी हो गया, होना नहीं चाहिए, बट अगर हो भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऑटोमेटिक आप आपका रिसोर्सेस मटेरियल की कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ में आ गया बच्चों? राइट. सो इट विल हेल्प यू टू अरेंज और ऑर्गेनाइज योर वर्किंग इन अ मोर सिस्टमैटिक. समझ में आ रहा है क्या बच्चों? These all are the advantages of an ABC. Is it okay with everyone? सबको क्लियर हो गया क्या बच्चों? इलस्ट्रेशन नंबर 9 सब लोगों के दिमाग में गया? ये पेपर में आवा समय पेपर में आता भी है एबीसी एनालिसिस और उसके एडवांटेज. आया तो 3 मार्क के लिए थ्योरी क्वेश्चन आएगा, फिर 4 मार्क के लिए और 6 मार्क के लिए वो डेटा पूछेंगे. मतलब कंबाइन सम आएगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल. कितने मार्क के लिए? क्या सम नंबर 9 सब लोगों के दिमाग में फिट हो गया? 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. सम नंबर 10 इजी है, रब पेज निकालो और आप आपका एनालिसिस करके वहां पे आंसर लिखो. फास्ट A to Z student. Sum number 10. Fast.
राइट। सो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 4000 में से सिर्फ 3 ही स्टॉक है, 1, 2 एंड 3। 1 में क्वांटिटी 3875, 2 में क्वांटिटी 110 और 3 में क्वांटिटी 15 है। मतलब 3 का अगर आप क्वांटिटी परसेंट निकालेंगे तो इट इज जस्ट 0.375%, और अगर आप उसका वैल्यू परसेंट निकालेंगे तो इट कॉन्स्टिट्यूट 50% वैल्यू। मतलब सर ये तो श्योर की कैटेगरी, ये जो 15 एटम्स है, मटेरियल का नाम नहीं दिया, बट ये जो 15 एटम्स है ये श्योर कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? ए में जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद में सर जो 110 एटम्स है जिसकी क्वांटिटी परसेंटेज है 2.750, यस और जिसकी क्वांटिटी परसेंटेज 2.750 और उसकी वैल्यू कितनी है? 30%। सर आप इसको बी में डाल सकते हो या फिर ए में। ट्रीटमेंट दोनों के लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये भी चीजें मैटर करेंगी। इधर वी और है, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं जो सब्जेक्ट का अप्रोच है, बट अगर आपने बी में डाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड जो 3875 यूनिट्स है जो क्वांटिटी में कितना प्रोपोर्शन रख रहे हैं? 96.875, और वैल्यू में कितना? ये उल्टा जाएगा क्या? दिस विल कम अंडर कैटेगरी। सबको क्लियर हो गया क्या? यही एक्सप्लेनेशन उन्होंने वहां पे दिया है कि चेक करो। Classification of the atoms of the inventory as per the ABC analysis. 15 number of the varieties of inventory items should be classified as A category because of the following reason. 15 को किसमें कैटेगरी क्लासिफाई करो? A में। रीजन, it constitutes 0.375% of total number, only 0.375%, and its total use is 50%. समझ में आएगा? राइट। कंजम्पशन भी उसका कितना हो रहा है? 85%। मतलब जितनी पूरी इन्वेंट्री यूज हो रही है ना उसमें 85% ही है, तो क्वांटिटी इतनी सी, बट यूसेज 85% है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 50% है, राइट। 110 नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ इन्वेंटरी आइटम शुड बी क्लासिफाइड एज कैटेगरी बी। तो उन्होंने कौन सी कैटेगरी में दिया है? 115 आइटम को बी में। रीजन, क्वांटिटी में उसका टोटल 2.750% है और उसकी वैल्यू कितनी है? अराउंड 30% है। समझ में आ रहा है क्या? सर वो एंड प्रोडक्ट में जो यूज हो रहा है एक्चुअल में वो एबीसी के लिए इतना मैटर नहीं करेगा, उन्होंने दिया करके हम यूज करें, बट एबीसी में मैटर क्या करेगा? उसकी क्वांटिटी एंड उसकी वैल्यू। दोहरा रहा, उसकी क्वांटिटी एंड उसकी वैल्यू। एंड लास्ट जो 3875 है, 3875 नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ इन्वेंटरी आइटम शुड बी क्लासिफाइड एज सी कैटेगरी आइटम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या क्या रीजन हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूट 96.875% ऑफ द क्वांटिटी, मतलब पूरे क्वांटिटी में उसका कितना परसेंट है? 96,875, और वो हमारी टोटल यूज में सिर्फ कितना वैल्यू क्रिएट कर रहा है? अब अगर ये क्वेश्चन आया तो दे में आस्क फॉर ओनली 5 मार्क्स, बट आप सिर्फ 3 लाइन में इसका आंसर नहीं लिखेंगे, बिकॉज आपको कैलकुलेशन नहीं है ना, तो रीजन लिखना। समझ में आया क्या? कॉस्टिंग के ये मार्क्स कॉम्प्रोमाइज मत करना, कॉस्टिंग यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स देगा। अब पहला एबीसी था, उसके दोनों सम हो गए क्या? बट सर वो इन्वेंटरी कंट्रोल के और भी 3 अप्रोचेस थे ना, एबीसी के ऊपर के 2 हमने पढ़ा दिए। अब क्या है? सेकंड है क्या? क्या दिया जरा चेक करो, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। ओके, अब ये एक बार अपने को पढ़ना है, पेपर में आएगा नहीं आएगा डोंट नो, बट इन्वेंटरी कंट्रोल का जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो कौन सा था? एबीसी था क्या, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये है, इसको भी एक 5 मिनट में खत्म कर देते, मतलब थ्योरी का काम खत्म हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? ये पढ़ने से भी अपने को क्लियर होने वाला है, सिर्फ एक बार पढ़ते हैं कि इन्वेंटरी कैन आल्सो बी कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम, राइट। इट इज आल्सो नोन एज द फास्ट, नॉर्मल एंड स्लो मूविंग, एफ एस एंड एन, फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग। Inventories are controlled by classifying them on the basis of frequency of usage. The classification of items into these 3 categories depend on the nature and managerial decision. A threshold range on the basis of the inventory turnover is decided and classified accordingly. की वैल्यू और परसेंट से इंपॉर्टेंट क्या करो? जो आइटम सबसे फास्ट मूविंग है उसकी कैटेगरी अलग, जो आइटम स्लो मूविंग है उसकी कैटेगरी अलग, और जो आइटम नॉन मूविंग है मतलब जो जल्दी हिलता नहीं है उसकी कैटेगरी अलग। समझ में आ रहा है क्या? फास्ट मूविंग, this category of item are placed nearer to the store issue point and the stock is used frequently for making of fresh orders. कि जो फास्ट मूविंग को स्टोर के बाजू में ही रखेंगे क्या? समझ में आ रहा है क्या? फैक्ट्री के भी बाजू में रखेंगे क्या? बिकॉज इसकी मूवमेंट फास्ट है, बार बार लगेगा। समझ में आ रहा है? और उसके ऊपर जितना स्टोर के पास में रहेगा कंट्रोल भी उसका प्रॉपर रहेगा, एप्रोप्रिएट, बराबर है क्या? ओके। स्लोइंग,
Slow moving, the category of atoms are stored little far and stock is reviewed periodically for any obsolescence and may be shifted to non-moving category. Slow moving मतलब क्या कि जो थोड़ा दूर रहा तो भी चलेगा बिकॉज अपने को बार बार लगने वाला नहीं है. तो स्टोर में नजदीक कौन सा माल चाहिए और ये स्लो मूविंग है. कभी कभी लगता है इसको दूर रखो चल जाएगा. मतलब ये आपको स्टोर का लेआउट भी गाइड कर रहे हैं क्या, स्टोर के लेआउट में किधर कौन सा आइटम चाहिए, गेटिंग ताकि और लेबर का टाइम हम सेव कर सकें. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो इन दैट केस अगर यहाँ पे स्लो मूविंग आइटम है तो उसको आप थोड़ा सा दूर रखेंगे तो भी चलेगा. रोज ध्यान देने की जरूरत नहीं है. हफ्ते में से 15 दिन में से महीने में से एक बार चेक करो कि भाई एब्सोल्यूट हुआ नहीं है ना. और ये भी चेक करो कि वो इतना स्लो मूविंग नहीं ना हो कि उसको नॉन मूविंग की कैटेगरी में डालना चाहिए. ये भी आपको पीरियडिकली चेक करना जरूरी है. एंड लास्ट इज नॉन मूविंग. दिस कैटेगरी ऑफ आइटम आर केप्ट फॉर द डिस्पोजल. दिस कैटेगरी ऑफ आइटम आर केप्ट फॉर डिस्पोजल. उसको बेचने के लिए रखा है. डिस्पोजल यूज हो रहा है क्या, प्रोडक्शन में यूज हो रहा है क्या, उसको कहीं ना कहीं से तो डिस्पोज करो. समझ में आ रहा है क्या. ओके. दिस कैटेगरी ऑफ आइटम इज रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट एंड एन एप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर लॉस विल बी क्रिएटेड. और ये आपने मैनेजमेंट को भी बता के रखा है. कह रहे हमारे नॉन मूविंग आइटम में इतने इतने रुपए का माल है कि जो यूज होने को तैयार नहीं है. एक काम करो, अगर आपकी परमिशन है तो अगर कोई भी रास्ते से हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं तो डिस्पोज करो ताकि एटलीस्ट जितना पैसा आएगा उतना तो आएगा ना हाथ में. समझ में आ रहा है. That's it. Some of the reason for slow moving and non moving inventories are stated below. कि सर फिर स्लो ठीक है ना सर, बट रीजन क्या हो सकते हैं स्लो मूविंग नॉन मूविंग के. बच्चों एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बट कभी कभार बिजनेस में सिचुएशन से ऐसी आ जाती है कि अपना जो आइटम है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, स्लो मूविंग हो जाता है. अभी आप मुझे बताओ ऑनेस्टली, पेंडेमिक के टाइम जब पेंडेमिक फर्स्ट ऑफ ऑल आया, मेरे हिसाब से समर सीजन में, राइट ना, आप तो तारीख नहीं भूल सकते, 22-24 अभी आया था ना, है ना, 2 साल पहले, है ना. वो पहले कुछ एक दिन वो क्या था, जनता कर्फ्यू नहीं, जनता कर्फ्यू. एंड देन तो आप अगर ठीक से देखेंगे तो लॉकडाउन में समर भी था तो सबसे फास्ट मूविंग आइटम आइसक्रीम होना चाहिए था. लोगों को काम था क्या कुछ. पहला लॉकडाउन तो लोगों ने एंजॉय किया ना, लोगों को क्या पता था इतना उसका इम्पैक्ट होगा. तो पहले लॉकडाउन में लोगों ने क्या किया, उल्टो अपनी सेविंग्स खत्म कर दी. उनको क्या लगा 3 दिन में खत्म हो जाएगा, वापस पैसा कमाएंगे, ये टाइम कब आएगा करके लोग ये पैसा उड़ा रहे. बट पहले महीने में लोगों ने आइसक्रीम के ऊपर खर्चा ही नहीं किया बिकॉज जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक क्या था कि जो भी फ्रीज्ड आइटम है उसमें उसकी जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई. याद आ रहा है क्या. सब लोग आइसक्रीम की दुकान में भी नहीं जाने दूर से, मतलब जैसे सिर्फ वो वहीं पे बैठा है. बट तो अब प्रॉब्लम ऐसा है कि सारे यार वो जो लेज बेच रहे, ये बेच रहे, सबका बिजनेस अच्छा हो रहा कि नहीं हो रहा. और जहां तक आइसक्रीम की बात है, समर सीजन में भी आइसक्रीम बेची जा रही क्या. मतलब कभी कभार ऐसा हो सकता है ना कि कोई भी आइटम एक पर्टिकुलर ऐसा रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से वो किसमें चला जाएगा, स्लो मूविंग में चला जाएगा. आइडियल एग्जांपल आपको समझ में आया क्या. बहुत बार बच्चों इंडस्ट्रीज में भी ऐसा होता है और इसीलिए उन्होंने कुछ रीजंस क्लियर किए हैं. नंबर 1, फेलियर ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट टू कम्युनिकेट द अपडेटेड रिक्वायरमेंट टू द स्टोर्स मैनेजमेंट. बहुत बार ऐसे होता है कि आपको मटेरियल चाहिए था एक कैटेगरी का और आपकी अपडेटेड रिक्वायरमेंट आप स्टोर को इन्फॉर्म करना भूल गए करके आपके पास मटेरियल कौन सा आ गया, पुराना आ गया. अब वो जल्दी से हिलने वाला नहीं. नंबर 2, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन टर्म्स ऑफ द न्यू मशीन रिक्वायरिंग ए न्यू काइंड ऑफ मटेरियल और एक्जिस्टिंग मटेरियल बिकम ऑब्सोलीट. या फिर क्या हो सकता है कि हमारे पास कुछ पुराना मटेरियल था बट हमने मशीनरीज चेंज कर दी और अब नए मशीनरीज में जो लगने वाला मटेरियल है वो थोड़े नए स्टाइल का है. अब आपका पुराना मटेरियल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नॉन मूविंग बोल सकते हैं बिकॉज मटेरियल पूरी रिक्वायरमेंट ही चेंज होगी ना, सिस्टम पूरी चेंज होगी. लैक ऑफ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ इन्वेंटरीज. या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने इन्वेंटरीज का पीरियोडिक रिव्यू लेना चाहिए ना, बट आपने उसका पीरियोडिक रिव्यू लिया क्या. हर महीने में आपने एक बार तो रिव्यू लेना चाहिए था, क्या है क्या नहीं. अचानक 6 महीने किया, जब आपने रिव्यू लिया तो आपको पता चला रही ये तो अब काम का है नहीं, ये ऑटोमेटिक क्या बन गया, नॉन मूविंग बन गया क्या. अगर आप इसका आइडियल एग्जांपल देखेंगे तो 2016 याद करो, डिमोनेटाइजेशन. सर जो आइटम सबसे फास्ट मूविंग है वो एक दिन में क्या बन गया, नॉन मूविंग बन गया. अब जो लोग पीरियोडिकल इंटरवल पे चेक करते थे कि मेरे बीवी के पास कितने पैसे हैं, है ना, मैडम अगर बाहर गए तो अलमारी चेक करो,
मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी कुछ एक्स्ट्रा सेविंग्स है क्या कर रही हो? तो अगर ऐसा होता तो मेरे समझ में तो आता, हाँ भाई कुछ है उसको निकालना पड़ेगा। बट बिंग इंडियन फीमेल एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है अपनी कि हम सेविंग कहाँ पे भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो 500,000 के नोट इतने सेव करके मुझे पता ही नहीं है, फैक्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना? अब जब पॉलिसी आई और आपको 1 महीने के बाद पता चला कि अरे यार मेरे पास तो 500 के इतने इतने नोट्स हैं, कर क्या सकते हैं? बट यही अगर आप पीरियोडिक चेक करते थे तो काम होता था कि नहीं होता था? ये मैं जेन्युइन एग्जांपल आपको निशा मैम का, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। आप बोलेंगे सर ये ऐसा कैसा एग्जांपल है? 2016 में राइट वो डिमोनेटाइजेशन हुआ। अब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, सारी चीजें हो गई, चलो जितना भी है लोन के कैश उन्होंने बैंक में भर दिया, सब कुछ हो गया, बात खत्म। 2020 में क्या हुआ? पैंडेमिक आया। ध्यान से सुनना बच्चों, एग्जाम्पल लेकर। 2020 में पैंडेमिक आने के बाद एक अलमारी है जो पहले मेरे रूम में हुआ करती थी, अब वो हमने गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया। तो मैम ने कहा कि कुछ अपने को चीजें चेक करने के लिए बोलिए मॉम डैड ने, तो अपने को देखना होगा। तो कुछ नहीं था, शादी के जितने भी सारे पर्सेस वगैरह आते हैं ना, फीमेल वाला स्टॉक सब वो चेक करना। बोला इसे मेरा मैं क्या करूँ? बोले बोले नहीं नहीं इसमें कुछ आया हुआ शादी का कैश भी है, वो भी मम्मी पापा ने देखने के लिए बोला। कभी टाइम मिला नहीं, पैंडेमिक में एक दिन निकाला संडे, बोला चलो चेक कर। तो ज्यादा नहीं थे, कुछ 25-30 पर्स थे। और मैम की आदत क्या है कि कभी भी अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो पैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, इसलिए हर एक पर्स में 500 रुपए रखने। कितने रुपए रखने? 500। ये सिस्टम मुझे पता नहीं, तब पता चला। मैंने बोले पर्सेस देखो, हर एक पर्स खोल रहा 500 500 500, एक कोई पर्स में 100 होगा, कभी 1000, सारे निकाला, सारे पुराने। तकरीबन वो सारी चीजें हो गई, कुछ 15-20 500 के नोट, एक दो 1000 के नोट, 100 के नोट थे, बच गया। सही है। मैं आपको आइडियल एग्जांपल दे, पीरियोडिक क्यों जरूरी है? फिर मेरे मामा यार बोले बेटा अंदर जो लॉकर है ना, वहां पे भी शादी के टाइम पे कुछ पैसे जो आते हैं ना पैर वैर पड़ने के बाद, मेरा बुरा इस चीज का लगता है, अपन सीए है, दुनिया का ऑडिट अपन करते हैं और साला अपने घर में अनएथोराइज होल्डिंग है, अपने को पता ही नहीं। और ये भी चीज का बुरा नहीं कि पैसे अपने थे अपने को नहीं मिले, घर वालों का भरोसा नहीं है, मुझे क्यों नहीं पता नहीं। बोले बेटा वो भी चेक करते, वो निकाला बच्चों, जैसे वो निकाला इतनी कैश थी, और सबसे लास्ट वाली नोट देखी तो 500 की थी, दिमाग खराब हो गया। बोला अब पेशेंस नहीं रहे, बोला अब फॉर्चुनेटली लास्ट के 2 ही नोट 500 के थे, बाकी सारे 150 के थे, तो बच गया। बट अब मुझे तो ये जो 15,000 का लॉस है, मान लो ये सीधा लॉस ही है ना, ये क्यों हुआ मुझे बताओ? रीजन ये बड़े बड़े बिजनेस की फैक्ट है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है ना, आप जब ऑडिट करने जाएंगे, केमिकल एजेंसीज जो होते हैं ना, उनमें वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि केमिकल जिनका सप्लाई होता है ना, मेरा एक दोस्त है वो सिप्ला सप्लाई करता है। तो सिप्ला का कैसे है ना कि वो एक बार आपको एजेंसी दे देंगे ना, तो इस एरिया में पूरी कहाँ पे भी नहीं, मतलब सप्लाई अगर आप कर रहे हो तो आपको अपना एथोराइज सप्लायर बना देंगे, एंड फिर आजू बाजू का कोई सप्लायर प्रेफर नहीं करे। बट सिप्ला का कैसे ना कि उनको एक साथ बच्चों जो केमिकल्स है उसकी 500 बॉटल्स, 1000 बॉटल्स, 1500 बॉटल्स ऐसे। मेरे दोस्त का केमिकल एजेंसी, मेरा अच्छा दोस्त है जो सतारा का, अच्छा नाम भी उनका। तो सिप्ला ने क्या किया 2018 में, अपनी प्रोसेस को चेंज किया, एंड प्रोसेस को चेंज करने के बाद उनकी रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या होगी, चेंज होगी। अब ये सप्लायर के अथॉराइज सप्लायर है, और सिप्ला को सप्लाई करना मतलब आपको कितना बड़ा कंपनी है बच्चों, इनका मतलब खुद सिप्ला का टर्नओवर बच्चों इनका अकेले का 2-4 करोड़ का हो जाएगा। ऐसे उनके पास पूरे महाराष्ट्र में बच्चों 50 सप्लायर। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो उन्होंने नया मटेरियल तो मंगवा लिया, बट पुराने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो स्टॉक था उसके अंकल ने देखा ही नहीं, उसके अंकल ने देखा ही नहीं। एक बॉटल के अराउंड 700 रुपए की, और सिप्ला को एक महीने के लिए 500 बॉटल लगते हैं करके उन्होंने स्टॉक में 1000 बॉटल रखी। समझ में आ रहा है? अब दोस्त का गोडाउन इतना बड़ा है, तो एक अलमारी में कुछ मटेरियल पड़ा है, पढ़ाई करके उसने कभी देखा ही नहीं। 2018 से लेकर 2021 तक, एंड वन फाइंड उसने मुझे कहा अरे यार भाई बहुत प्रॉब्लम हो रहा है डेड स्टॉक का, एक बार का वैल्यू निकाल के उसको अपने को अभी एब्सोल्यूट करके छोड़ देना है, बिकॉज फालतू में हम वैल्यू कैरी कर रहे हैं।
उसका कुछ मतलब तो है नहीं। तो इनिशियली वो बहुत नॉर्मल था, बट बच्चों प्रॉब्लम ऐसा हुआ, जब उसने अलमारी खोली तो उसको समझ में आया 2018 के अराउंड 1000 प्लस बॉटल्स उसके पास है जो एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सपायरी डेट कब की थी? 2019 की थी। अब ये क्या है, 7 लाख रुपए का डायरेक्ट लॉस ही है ना, 700 रुपए इंटू 1000 करो मिनिमम। और एक ऑर्गेनाइजेशन को 7 लाख रुपीज कमे क्या मुझे, 7 लाख रुपए, ये वैल्यू मैटर करेगी कि नहीं करेगी? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब 2018 में सिप्ला ने पॉलिसी चेंज किया तब आपने पीरियोडिक इंटरव्यू किया क्यों नहीं, कि अपने पास पुराना स्टॉक कितना है? अगर आप टाइम टू टाइम पीरियोडिक इंटरवल पे चेक करते तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 साल था कि नहीं था कि उसमें आप वो स्टॉक कम प्राइस पे बेचते, बट बेचते तो थे ना। आज बेचा भी जाएगा क्या बच्चों? मतलब एब्सोल्युटली नॉन मूविंग में ही चला गया ना। ये आपको सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज प्रैक्टिकली ये सारी चीजें आपको करनी होगी, जिसमें पीरियोडिक इंटरवल पे आपका इन्वेंटरी चेक करना ये सबसे इंपॉर्टेंट। सबको क्लियर हो गया क्या? दैट्स इट। एंड नाउ ठीक है, थर्ड कैटेगरी क्या है? वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। अंडर दिस सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी एनालिसिस, इन्वेंटरीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ its criticality for the production, function and final product. Generally this classification is done for spare parts which are used for production. प्रोडक्शन के लगने वाले जो स्पेयर पार्ट है ना, जनरली हम उसके लिए कैटेगरी ये मेथड यूज कर सकते हैं। वाइटल, एटम्स आर क्लासिफाइड एज वाइटल when its unavailability can interrupt the production process and can cause a production loss। क्या अगर आपका स्पेयर पार्ट वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चों वो अवेलेबल ही नहीं है, मतलब एक दिन भी अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो बात ही खत्म, प्रोडक्शन ही बंद, प्रोडक्शन बंद, मतलब वाइटल है कि नहीं? एक दिन भी उसकी अनअवेबिलिटी आपके प्रोडक्शन को क्या कर देगी? स्टॉप। समझ में आया क्या? नंबर 2 इसेंशियल, मतलब वाइटल इज लाइक ऑक्सीजन, है तो प्रोडक्शन चलेगा, नहीं है तो रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? नंबर 2 इसेंशियल, atoms under this category are essential but not vital. The unavailability may cause substandardization and loss of efficiency in production process. Atom under this category are reviewed periodically and get the second priority. मतलब बच्चों इसेंशियल में क्या आएगा कि जो जरूरी है बट वो वाइटल है क्या? ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं है करके प्रोडक्शन नहीं हुआ, सिर्फ प्रोडक्शन का क्वालिटी शायद थोड़ा सा क्या हो सकता है, बट काम चल जाए। समझ में आ रहा है क्या? वाइटल नहीं है तो काम चलेगा ही नहीं। इसेंशियल में काम चल जाएगा बट शायद आप आपकी प्रोसेस लॉस या फिर स्टैंडर्डाइजेशन को थोड़ा सा कम करेंगे। डिजायरेबल, एटम अंडर दिस कैटेगरी ऑप्शनल इन नेचर, अनअवेलेबिलिटी डज नॉट कॉज एनी प्रोडक्शन और इफिशियंसी लॉस। कि बच्चों ये होने चाहिए बट इसके ना होने से मेरे प्रोडक्शन पे फर्क गिरने वाला, दैट इज ऑप्शनल इन नेचर। रखा तो अच्छा है पर सर नहीं रहे एक दिन तो क्या होगा? फर्क नहीं गिरेगा। नहीं रहे तो फर्क गिरेगा क्या? इज इट ओके? दैट्स इट। मूविंग अहेड, फॉर इंस्टेंस इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, stock of medicine and essential chemical are categorized WET or FSN category. In case of life-saving, rare and critical drugs, they are being categorized as vital inventory. आपको उस दिन मैंने हार्ट अटैक के इंजेक्शन का एग्जांपल वो यहाँ पे है क्या, देखो प्रैक्टिकल कि उसका बहुत खास ख्याल रखा जाता है। मैंने शायद आपको सेफ्टी स्टॉक के लिए पढ़ाया था पीछे होने ही चाहिए, कोई भी बड़े हॉस्पिटल में जाओ वो आपको हमेशा वाइटल कैटेगरी में दिखेगा, बिकॉज उनको पता है भाई अगर एक भी पेशेंट आए कि जिसको सीवियर अटैक है या फिर कार्डियक एरेस्ट का भी आप सबको पता हो, तो उनके लिए इंजेक्शन मतलब ऑप्शन ही नहीं उनको कुछ, ऑटोमेटिक वो कहाँ पे जाएगा? वाइटल में जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चों? समझ में आ रहा है? राइट, दे आर द वंस whose unavailability can interrupt the smooth service. Those inventories which are optional or substitute, not leading to loss in efficiency, would be categorized as desirable inventories. FSM categorization helps the store keeper in hospitals to keep a check on medicine whose expiry date is close and need to be disposed of at the earliest. The quantity of slow moving drugs are maintained accordingly. और एक्चुअली जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं उनके लिए तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। आज उनके लिए देखो ना, गलती से भी अगर कोई भी स्लो मूविंग आइटम है जिसकी एक्सपायरी डेट अगर हो गई तो बात ही खत्म है, डायरेक्ट क्या है, लॉस ही होगा कि नहीं होगा। तो उनको इन्वेंटरी चेक करना कितना जरूरी हो सकता है। और आपको लगता है सर मतलब अरे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है ना बच्चों, उनका एक ही दिन का मेडिकल कलेक्शन कितना है बताइए? एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन की जो मैंने ऑब्जर्व किया, बाकी तो होता रहेगा, मैं बाकी चीजों में, बट यू ऑल नो पुणे हॉस्पिटल राइट। बैक इन 2009 जब कुछ मेरे क्लोज लोग वहां पे थे
द मेडिकल कलेक्शन वॉज अराउंड 20 लाख रुपीज पर डे। 20 लाख रुपया। अब आप सोचो, आप बोलेंगे सर हॉस्पिटल का कैसे हो सकता है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। हॉस्पिटल के मेडिकल को बच्चों, मतलब उनका हाईएस्ट कलेक्शन उन्होंने 20 लाख लिया भी है। एवरेज दे यूज्ड टू हैव कलेक्शन ऑफ 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। अब बताओ इनका इन्वेंटरी टर्नओवर क्या, मतलब उनका जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट है कितना प्रॉपर होना चाहिए। बिकॉज जो लोग जिनका 5 लाख का दवाई बेचते, 20-20 लाख तक का दवाई बेच सकते दिन में, उनको इन्वेंटरी की प्रॉपर हैंडल करनी होगी। बिकॉज 300 दिन का टर्नओवर कितना हुआ, 5 लाख इंटू 300 करो ना, 15 और 20 करोड़ का टर्नओवर करते वो लोग। समझ में आ रहा है, राइट। एंड लास्ट, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट। अंडर दिस सिस्टम, inventory is classified on the basis of the cost of an individual item, unlike ABC analysis where inventory are classified on the basis of overall value of inventory. हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट और लो कॉस्ट में उसकी यूनिट कॉस्ट ली जाएगी। समझ में आया क्या। एबीसी में हम क्या लेते हैं, वैल्यू लेते हैं क्या। हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट में क्या किया जाएगा, उसका कॉस्ट की एक इन्वेंट्री पर यूनिट उसकी कॉस्ट क्या है, एंड देन उसके हिसाब से उसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, राइट। A range of cost is used to classify the inventory item into 3 categories. High cost inventory are given more priority for control. Medium cost and low cost item are comparatively given less priority. मतलब आपको नहीं लगता ये एबीसी का एक सब पार्ट है। एबीसी थोड़ा डिटेल्ड है और इसमें हम इन्वेंटरी का पर यूनिट कॉस्ट है। समझ में आ रहा है क्या। So all these systems were with respect to the inventory control. A to Z लोगों को समझ में आ गया क्या। कोई भी डाउट है बच्चों, कोई भी कंफ्यूजन है क्या ना सकते। स्टिल अपना कॉस्टिंग का स्पीड बढ़ना चाहिए। मतलब ये लास्ट लेक्चर है ना करके मैं बहुत थोड़ा सा मेरा स्पीड भी कम कर देता हूँ, बट ओवर द पीरियड आपको इस लेक्चर में भी इफिशिएंसी बढ़ानी होगी। समझ में आ रहा है क्या, नहीं तो फिर आगे अपने जो टारगेट है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। यानी जो आज जो पढ़ा है सबको क्लियर हुआ है क्या 100%। कल का लेक्चर रेशियो एनालिसिस पे होगा जिसमें कुछ रेशियोज और एक दो जो किसके सम्स हैं, कौन से सम्स बचे अपने, स्टोर लेजर के बचे क्या, वो हम कवर करेंगे। इज इट ओके, दैट्स इट, बाय टेक केयर।